तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एसिड टर्म है वो लैटिन वर्ड एक्रे से आया है, जिसका मतलब होता है सौर। तो और इस टर्म का इंट्रोडक्शन दिया था रॉबर्ट बॉयल ने 17वीं सेंचुरी में, और वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सब्सटेंस को क्लासिफाई किया था एसिड और बेस में। और इस क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज किया था, जैसे एसिड का टेस्ट सोर होता है, बेस का टेस्ट बिटर होता है। आपको पता होगा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके उसके सरफेस को कोरोड कर देते हैं, इसलिए एसिड्स आर कोरोसिव टू मेटल्स। और जो बेस है वो स्लिपरी फील करते हैं और सोपी टू टच होते हैं। सिमिलरली जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अब लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कोई सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक नेचर को इंडिकेट करते हैं बाय चेंजिंग इट्स कलर। इसका मतलब है इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम में कोई और कलर होगा और बेसिक मीडियम में कोई और कलर, और उस कलर की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक। ऐसे इंडिकेटर्स एग्जांपल है आपको लिटमस, फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड एक्सेट्रा, और भी काफी इंडिकेटर्स जो कि हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इंडिकेटर्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, जैसे कि प्लांट्स। इस एग्जांपल इसका लिटमस सॉल्यूशन, जो कि एक तरह का पर्पल डाई है, और उसको ऑब्टेन करते हैं लाइचेन से, जो कि एक प्लांट होता है। सिमिलरली और भी नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर, तो सिंथेटिक इंडिकेटर जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, इसको हम लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर करते हैं। एग्जांपल है इसका मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, मिथाइल रेड एक्सेट्रा। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मेनली यूज होता है ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो कलर को देख नहीं सकते हैं। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो सब्सटेंस के एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है बाय चेंजिंग इट्स स्मेल। मतलब एसिडिक मीडियम में उसका एक पर्टिकुलर स्मेल होगा और बेसिक मीडियम में एक पर्टिकुलर स्मेल। हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट इंडिकेटर्स का एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में क्या कलर होगा या क्या स्मेल होगा। जैसे कि रेड लिटमस का एसिडिक मीडियम में कलर रेड ही रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में कलर ब्लू हो जाता है। सिमिलरली ब्लू लिटमस का एसिडिक मीडियम में कलर रेड रहता है और बेसिक मीडियम में कलर ब्लू ही रहेगा। टर्मरिक, जिसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, एसिडिक मीडियम में इसका कलर येलो ही रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में इसका कलर रहता है रेडिश ब्राउन। फिर रेड कैबेज जूस, इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है पर्पल, एसिडिक मीडियम से कलर होता है रेड और बेसिक मीडियम कलर होता है ग्रीनिश येलो। सिमिलरली फेनोल्फथलीन, जो कि कलरलेस होता है, वो एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, जो कि ओरिजिनली होता है ऑरेंज कलर का, एसिडिक मीडियम में रेड रहता है और बेसिक मीडियम में येलो। ओनियन और वैनिला, लास्ट के 2 इंडिकेटर्स है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, मतलब यहाँ कलर नहीं, हमको स्मेल समझता है। तो एसिडिक मीडियम में इसका स्मेल चेंज नहीं करता, लेकिन बेसिक मीडियम में इसका स्मेल खत्म हो जाता है। सिमिलरली वैनिला भी है, एसिडिक मीडियम में इसका स्मेल चेंज नहीं करता है, लेकिन बेसिक मीडियम में इसका स्मेल खत्म हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक तरह का सब्सटेंस या सॉल्यूशन होता है जो कि डिफरेंट पीएच में अपना कलर चेंज कर देता है। मतलब हर एक पीएच के अकॉर्डिंग इसका एक डिस्टिंक्ट कलर होता है। अच्छा, जिनको पीएच के बारे में पता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग का एक पर्टिकुलर लेक्चर पीएच के लिए होगा, तो वहां समझ लीजिएगा। वैसे पीएच का बेसिक आइडिया आपको पता होगा कि जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होता है वो एसिड होता है, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है वो बेसिक होता है, और जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसका कलर पीएच पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल है तो कलर होता है ग्रीन,
और जैसे जैसे pH 7 से बड़ा होते जाएगा यानी कि सॉल्यूशन बेसिक होते जाएगा, कलर रेड से लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और पर्पल हो जाता है। सिमिलरली अगर pH 7 से कम हो यानी कि एसिडिक नेचर की तरफ जा रहा है तो कलर ग्रीन से लाइट ग्रीन, येलो और बहुत ज्यादा एसिडिक हो तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर रेड हो जाता है। अब हम लोग एसिड और बेस का डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसको वाटर में डालने पे हमको मिले H+ आयन। ध्यान रखिएगा वाटर का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि HCl गैस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि वाटर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा वाटर का होना बहुत जरूरी है। जब तक वाटर नहीं होगा जनरली सब्सटेंस H+ नहीं देता। अच्छा एक और चीज, H+ आयन तब मिलता है जब हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और आप लोग 9th में पढ़े थे हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बचेगा क्या, एक प्रोटॉन। यानी कि H+ एक तरह का प्रोटॉन भी कहते हैं। यानी कि एसिड्स आर सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन्स इन वाटर। जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है HCl एक्वस जो कि ब्रेक करता है H+ एक्वस और Cl- एक्वस में। एक्वस का मतलब होता है सब्सटेंस वाटर के साथ सॉल्यूशन बना रहा है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा जो कि आप लोग इस क्लास 10 के चैप्टर 5 में पढ़िएगा, जो नॉन मेटल है उनके ऑक्साइड है उसको वाटर में डालने पे हमको एसिड मिलता है। जैसे कि देखिए कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड जैसे कि CO2 हो गया, उसको वाटर में डालेंगे तो हमको मिलता है कार्बोनिक एसिड। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड है NO2, उसको वाटर में डालेंगे तो हमको मिलेगा नाइट्रिक एसिड। सिमिलरली SO3 उसको वाटर में डालेंगे तो मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डालने पे हमको एसिड मिलता है। अब कुछ एसिड के एग्जांपल है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस में, कार्बोनिक एसिड होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि लेमन्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, साइट्रिक एसिड होता है ऑरेंज या लेमन में, एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, टैनिक एसिड होता है टी में, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं हम लेबोरेटरी में, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, फिर आपको टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड, टैमरिंड आपको पता होगा हिंदी में इमली बोलते हैं उसको। फिर टोमेटो में क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेस। तो बेस उन सब्सटेंस को कहते हैं जिसको वाटर में डालने पे हमको OH- मिले। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी वाटर होना बहुत जरूरी है। अगर सब्सटेंस OH- नहीं देगा बिना वाटर के तो वो बेस नहीं होगा। जैसे कि NaOH सॉलिड OH- नहीं देता, इसका मतलब वो बेस नहीं है। लेकिन NaOH सॉलिड को अगर आप वाटर में डालो तो OH- देगा यानी कि वो बेस है। तो वाटर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर रिएक्शन में लिखा हुआ है NaOH को पानी में डालोगे तो NaOH एक्वस मिलेगा और NaOH एक्वस ब्रेक करता है Na+ एक्वस और OH- एक्वस, वो बेस है। सिमिलरली अमोनिया है उसको पानी में डालोगे तो मिलता है NH3+H2O, पहले बनता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH ब्रेक करता है NH4 एक्वस और OH- एक्वस में। तो OH- दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है बेस है। अच्छा ध्यान रखिएगा जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है उसको हम एल्कली भी कहते हैं, जैसे कि NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, ये सारे सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल हैं इसलिए इनको हम एल्कली कहते हैं। अब हम लोग बेस के कुछ एग्जांपल देख लेंगे जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ये वॉशिंग सोप में होता है। KOH जिसको हम कॉस्टिक पोटास कहते हैं, ये बाथिंग सोप में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है COH होल ट्वाइस, लाइम वाटर होता है और व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, वो एसिडिटी कंट्रोल में यूज होता है इसलिए इसको एंट एसिड भी कहते हैं। एंट एसिड आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, एक तरह का सब्सटेंस होता है जो हमारे स्टोमक एसिडिटी को कंट्रोल करता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला है NH4OH, उसको हम हेयर डाई में यूज करते हैं। तो एसिड का हम पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं आज कि जैसे कि आप देख रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ एसिड। तो एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड आयंस में ब्रेक करता है और जो आयंस हैं उसमें
अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मतलब वो आयंस के मूवमेंट के चलते जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस आयंस व्हिच हेल्प इन द कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। मतलब जब एसिड वाटर ब्रेक करता है तो उस प्रोसेस को हम डिसोसिएशन कहते हैं। और इसका रीजन क्या होता है, एसिड जो वाटर में H प्लस देता है उसी के चलते सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर एसिड वाटर में डिसोसिएट नहीं करता तब सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, आपको पता होगा एसिड को वाटर में हम डालते हैं तो H प्लस आयन मिलता है, और ध्यान रखिएगा H प्लस आयन वाटर के साथ कंबाइन करके H3O प्लस बनाता है। H3O प्लस जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और इसको हम H प्लस एक्वस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा H प्लस एक्वस का मतलब हाइड्रोनियम आयन ही होता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा हर एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं होता। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर इथाइल अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन वाटर में डालेंगे तो H प्लस नहीं देंगे। तो H प्लस नहीं देंगे इसलिए इनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और इनके सॉल्यूशन एसिडिक नहीं होंगे। अच्छा, फिर दे रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन एसिड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक एसिड से। यहाँ पे दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल HNO3 का दिया है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए HNO3 का दिया है आपको। जैसे मान लीजिए HNO3 आपको ब्रेक करेगा H प्लस और NO3 माइनस में, तो मान लीजिए यहाँ पर हम अगर इनिशियली इसका हम 10 मॉलिक्यूल लें तो इनिशियली तो इसका 0 मॉलिक्यूल रहेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब ये कंप्लीटली आयन में ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। और आप देख सकते हैं इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक आयन दे रहा है तो यहाँ पे 10 आयन होगा, और इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक आयन दे रहा है तो यहाँ पे भी 10 आयन देगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हो गया कि एसिड आयंस में कंप्लीटली ब्रेक कर जाए, मतलब जितना एसिड मॉलिक्यूल लेंगे वो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा। अब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इनका फॉर्मूला याद कर लीजिए। सिमिलरली अब है वीक एसिड, तो वीक एसिड उसको कहते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है HF दे रहा है आपको, वहां पे HF ब्रेक करता है H प्लस और F माइनस में, और आप इसका 10 मॉलिक्यूल लें और इनिशियली 0 रहेगा, तो मान लेते हैं इसका हो सकता है आपको 8 मॉलिक्यूल बच जाए, रिएक्शन के बाद डिसोसिएशन के बाद इसका 8 मॉलिक्यूल बच जाए। तो 8 मॉलिक्यूल बच गया है, इसका मतलब कितना डिसोसिएट किया, 10 था पहले अब 8 है, तो डिसोसिएट कितना किया 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं इनिशियली 10 मॉलिक्यूल था और अब 8 मॉलिक्यूल बच गया है, मतलब बहुत कम डिसोसिएट किया है, तो डिसोसिएट बहुत कम किया है, इसलिए ये वीक एसिड है। अच्छा, ये सिंबल के बारे में आपको पता होगा, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब है HF H प्लस F माइनस में ब्रेक कर सकता है और H प्लस और F माइनस भी कंबाइन करके HF दे सकता है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जितना मॉलिक्यूल लिए थे उसका बहुत कम मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक किया, इसलिए वीक एसिड है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एसिड कंप्लीटली आयनाइज नहीं कर रहा है।
हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि H प्लस F माइनस में ब्रेक कर रहा है और H प्लस F माइनस भी कन्वर्ट होके रिएक्ट करके HF में कन्वर्ट हो जा रहा है। और एग्जांपल देख लो वीक एसिड का, जैसे कि HF है, इथानोइक एसिड, फॉर्मूला याद रखिएगा CH3COH, आपको HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, बेंजोइक एसिड C6H5COH, ये सब आप लोग क्लास 10 के ही चैप्टर 4 में ही पढ़िएगा कार्बोनेट्स कंपाउंड में। इन फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई एग्जाम में पूछ सकता है 2-3 वीक एसिड का। एक और वीक एसिड का भी फॉर्मूला याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी वीक एसिड होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो ये आपको हम पहले भी बताए थे, थोड़ा सा याद होगा आपको कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करता है, उसका अगर रिएक्शन हम करें डाइल्यूट एसिड के साथ तो हमको मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि देख लीजिए आप, जिंक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो मिलेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली मैग्नीशियम है, रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ तो मिलता है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा हम एसिड डाइल्यूट लेते हैं क्योंकि अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे तो थोड़ा सा रिएक्शन चेंज कर जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो मेटल्स है डाइल्यूट एसिड के साथ ही हाइड्रोजन गैस देते हैं। फिर आपको दिया हुआ है एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो देखिए मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मिलता है, देख सकते हैं आप, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मिलता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे रिएक्शन है, देख सकते हैं आप, सोडियम कार्बोनेट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मिलता है सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, उसका रिएक्शन करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मिलेगा सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये लैब टेस्ट भी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो इस रिएक्शन को जो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कर रहे हैं तो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। और अगर हम CO2 को एक्सेस से पास कर दे इस सॉल्यूशन में तो मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाएगा और मिलेगा हमको सॉल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर CO2 एक्सेस से पास करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ध्यान रखिएगा यही रिएक्शन आपको शो करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी, आपको बताया भी थे क्लास में, ध्यान रखिएगा यही रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड भी शो करता है। तो जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई गैस लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है तो इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी। फिर आपको दिया है लाइम स्टोन, चौक, मार्बल, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो क्वेश्चन में अगर लाइम स्टोन दे या चौक दे या मार्बल दे, फॉर्मूला CaCO3 होता है। अब है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो पढ़िएगा क्लास 10 में चैप्टर 5 में कि मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर बेसिक होता है। तो देखिए एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर। तो आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एक मेटल होता है तो कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ क्या दे रहा है? CuCl2 प्लस वाटर। अब ध्यान रखिएगा CuCl2 कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड भी मेटालिक ऑक्साइड है तो बेसिक होगा नेचर। कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ देता है CaCl2 प्लस वाटर। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, सबको पता है कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर। और रिएक्शन क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
और आपको पता होगा ये रिएक्शन क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिख लीजिए, HCl NH को सब क्या देता है, NaCl plus H2O, या H2SO4 KOH को सब क्या देता है, K2SO4 plus H2O। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एसिड पहले ही बताया था आपको एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स में, एसिड्स कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर का मतलब हुआ जो एसिड है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। देखिए वही लिखा है, the ability of acids to attack various substances like metals, metal oxide and hydroxide is referred to as corrosive nature। तो कोरोजन का यहाँ ये मतलब होता है कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो मेटल का सरफेस डिटोरिएट कर जाता है, इसके चलते हम क्या बोलेंगे, वो कोरोड कर गया। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका सरफेस डिटोरिएट कर जाएगा, उस डिटोरिएशन को ही हम कोरोजन कहते हैं। हाँ, जैसे ध्यान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बहुत एनटीएससी एग्जामिनेशन में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। जैसे कि देख लीजिए जो HF है वो एक वीक एसिड है, लेकिन वीक एसिड होते हुए भी ये हाईली कोरोसिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोरोसिव नेचर है वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है उससे कोई मतलब नहीं है उसको, कोरोसिवनेस का एसिड के स्ट्रेंथ से कोरिलेशन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा HF काफी वीक एसिड है लेकिन ये हाईली कोरोसिव एसिड है और ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। इसलिए लिखा हुआ है कि जो फ्लोराइड आयन है वो ग्लास का फॉर्मूला होता है SiO2, ग्लास में सिलिका होता है, तो जो F माइनस है वो सिलिका के सिलिकॉन एटम के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो रिएक्शन दिया हुआ है SiO2 सिलिका जो ग्लास में होता है प्लस HF क्या मिलता है, SiF4 प्लस 2H2। तो ध्यान रखिएगा HF हाईली कोरोसिव एसिड होता है और वो ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो ध्यान रखिएगा जिस तरह से एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने पे आयंस मिलता था जो कि इलेक्ट्रिसिटी करता है, उसी तरह से बेस को भी वाटर में डालेंगे तो वो आयंस में ब्रेक करेगा और वो आयन रिस्पॉन्सिबल होगा सॉल्यूशन का कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही दिया हुआ है, aqueous solution of base conducts electricity which is due to the formation of ions। तो आपको पता होगा बेस को वाटर में डालने पे जनरली क्या मिलता है, OH माइनस आयंस, और जो OH माइनस आयंस है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉल्यूशन के कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अच्छा, ये बता भी चुके हैं आपको कि जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली। तो ध्यान रखिएगा हर एक बेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। पिछले दिया है ऑल एल्कलीज आर बेसेस, लेकिन ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली, क्योंकि हर एक बेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। वही जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड था, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस उसको कहते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए। आपको एग्जांपल लिए थे कि अगर इसका 10 मॉलिक्यूल लोगे, इसका इनिशियली 0 है, डिसोसिएट करने के बाद ये तो नहीं बचेगा, ये 10 आयन और 10 आयन हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली ब्रेक कर गया। उसी तरह से वीक बेस उसको कहते हैं जिसको वाटर में डालने पे वो कंप्लीटली ब्रेक ना करे। तो स्ट्रॉन्ग बेस है वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, लेकिन जो वीक बेस है वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। अब कुछ वीक बेस के एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के एग्जांपल है, उसको देख लो। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है जैसे कि आपको LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। जैसे कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है। 2-3 एग्जांपल एटलीस्ट जरूर याद रखिए कि स्कूल एग्जाम में आता है। गिव 2 एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली वीक बेस के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे देख लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। ये सब किसके एग्जांपल है, वीक बेस के। एटलीस्ट 3-3 एग्जांपल जरूर याद रखिएगा दोनों के, क्योंकि एग्जाम में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। ध्यान रखिएगा आपको बता चुके हैं मेटल्स जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, तो अगर वो बेस के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, फिर से सुन लीजिए, मेटल का जनरली नेचर बेसिक होता है तो मेटल जनरली बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ स्पेशल मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक मेटल। ध्यान रखिएगा एम्फोटेरिक मेटल एक स्पेशल टाइप ऑफ मेटल है जो बेस के साथ रिएक्ट कर देता है और क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल दिया हुआ आपको एम्फोटेरिक मेटल का एल्यूमिनियम, टिन,
लेड, जिंक, एंटीमनी, उसी से याद रखिएगा बेरिलियम, Be, एटॉमिक नंबर 4, वो भी एक एम्फोटेरिक मेटल होता है। तो रिएक्शन दिया हुआ है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये दोनों रिएक्शन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एनटीएससी एग्जाम और बोर्ड्स के लिए, तो जरूर याद रखिएगा। जिंक देता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम जिंकेट, और जो एल्यूमिनियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देता है NaAlO2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ध्यान रखिएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अच्छा, आपको बताए थे मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक, उसी तरह से नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक। तो आप देख सकते हैं जो बेसेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, रिएक्ट करके क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड वो भी एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो वो भी एसिडिक होगा। तो वही सोच सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस CaOH होल ट्वाइस, वो भी क्या देगा, CaSO3 प्लस H2O। CaSO3 को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फाइड। सल्फाइड का फॉर्मूला पता होगा आपको, SO3 2 माइनस, और स्पेलिंग होता है SULPHITE। कॉस्टिक नेचर ध्यान रखिएगा, जिस तरह से एसिड्स कोरोसिव होते हैं उसी तरह से कुछ बेसेस भी कोरोसिव होते हैं, और बेस के कोरोसिव नेचर को ही हम उसका कॉस्टिक नेचर कहते हैं। पढ़ लीजिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो हाईली कोरोसिव बेस होते हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर देते हैं। जो हमारे देख सकते हैं corrosive towards organic matter and break down proteins of the skin and flesh to a pasty mass, liquid type, हल्का हल्का लिक्विड टाइप मास में हो जाता है क्योंकि वो हाईली कोरोसिव होते हैं। और इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक एक्शन। और इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कॉस्टिक पोटास। और इसीलिए ध्यान रखिएगा जो कॉस्टिक वर्ड है वो बेस के लिए यूज करते हैं, एसिड के लिए यूज नहीं करते। बेस का ही आपको जो कोरोसिव नेचर है कॉस्टिक से इंडिकेट करते हैं, एसिड का कोरोसिव नेचर कॉस्टिक से इंडिकेट नहीं करते। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम एसिड या बेस को वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में ब्रेक करता है, और ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है। फिर से सुन लीजिए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, जिसके चलते जो सॉल्यूशन काफी गर्म हो जाता है। पढ़े होंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए कोई एसिड या बेस को वाटर में डालते हैं तो सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। और जो एनर्जी है जो गर्म करने पे यानी कि हीट रिलीज हो रहा है, वो एनर्जी कहाँ यूज होता है, तो एसिड और बेस को कंप्लीटली आयंस में ब्रेक करने के लिए। आपको पता होगा एसिड वाटर में H+ देता है और बेस वाटर में OH- देता है। तो एसिड को आयंस से ब्रेक करने के लिए और बेस को वाटर में आयंस से ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो कहाँ से आता है, वो एसिड और बेस का वाटर में डिसोल्यूशन से आता है। तो ध्यान रखिएगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। दिया है कि एसिड का वाटर में डाइल्यूशन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए अगर आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है तो आप क्या कीजिएगा कि जो वाटर इज नेवर एडेड हो, इसके ध्यान रखिएगा, लैब में प्रिकॉशन है और स्कूल एग्जाम में पूछता है कि अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, हम वाटर को डायरेक्टली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में धीरे धीरे से ऐड करेंगे। क्योंकि अगर आप वाटर को डायरेक्टली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करोगे तो होता क्या है, आपको एसिड स्पिल हो जाएगा, जो एनर्जी रिलीज होता है वो आपके स्किन पे लग जाएगा, आपके शर्ट पे लग जाएगा, आपका शर्ट जल सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिड बेस चैप्टर का, कि हम एसिड का डाइल्यूशन कैसे करेंगे। तो एसिड का डाइल्यूशन करना है तो एसिड को वाटर में धीरे धीरे डालेंगे, कभी भी गलती से वाटर को डायरेक्टली एसिड में नहीं डालिएगा, क्योंकि आपको बहुत हीट रिलीज होता है और आपको एसिड आपके बॉडी पे लग सकता है।